हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम BHIC 103 हिस्ट्री ऑफ इंडिया सेकंड के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा ताकि आप याद भी रख सकें और एग्ज़ाम में आंसर भी लिख सकें। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो है गुप्त साम्राज्य और स्वर्ण युग। तो गुप्त साम्राज्य जो है वो उसके परिचय की अगर बात करें तो गुप्त साम्राज्य भारत के सबसे प्रभावशाली साम्राज्यों में से एक था। ठीक है, बेसिकली क्या था कि ये भारत के सबसे बड़े भूभाग पे जो कि राज करने वाला एक साम्राज्य था उस टाइम पे, और उस काल को स्वर्ण युग कहा जाता था। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि जो गुप्त साम्राज्य है उसकी स्थापना किसने की थी, यानी राइज उसकी स्टार्टिंग किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, उन्होंने साम्राज्य की स्थापना की थी, इसकी नींव रखी थी। लेकिन अगर इसके एक्सपेंशन की बात करें, इसके विस्तार की बात करें, तो वो किन्होंने करी? इनके पुत्र समुद्रगुप्त ने। ठीक है, समुद्रगुप्त ने इनका विस्तार किया, इनके राज्य का, साम्राज्य का विस्तार किया। अगर गुप्त काल की हम बात करते हैं तो ये लगभग 320 से 550 ईस्वी के आसपास का है। ठीक है, भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। लेकिन क्यों? अगर हम देखते हैं इसमें, अगर हम पढ़ रहे हैं कि भारत का स्वर्ण युग कहा जाता था इस टाइम को, बट रीज़न क्या है? तो इसलिए कहा जाता था क्योंकि इस दौरान जो थी यहाँ पर कला का विकास हुआ, विज्ञान का विकास हुआ, साहित्य का विकास हुआ। ठीक है, और इसमें बहुत ही प्रगति हुई। साथ ही साथ अगर बात करें तो राजनीतिक एकता और आर्थिक समृद्धि में भी ये देखने को मिला। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इनका जो साम्राज्य था कितना फैला हुआ था, क्यों उसको हम बोलते हैं, क्यों कह रहे हैं कि ये विशाल साम्राज्य हुआ करता था उस टाइम का। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ मैप पे। तो ये है, ये मैंने गूगल से निकाला हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे गुप्ता एम्पायर। ये जितने भी आपको यहाँ से यहाँ दिख रहे हैं ना, पूरे पाकिस्तान का एरिया, ऑलमोस्ट पाकिस्तान का एरिया इसके अंदर कवर हो रहा है। ठीक है, साथ ही साथ आज का जो यूपी है, बिहार, दिल्ली जो है सारा कुछ इसके अंदर कवर हो रहा है। तो अगर आज का पाकिस्तान अगर हटा दिया जाए तो ऑलमोस्ट जो इंडिया है ना वो इसके अंडर ही है। ठीक है, इसीलिए ये बहुत फेमस था अपने टाइम पर। तो अगर हम इसके प्रशासन की बात करें तो केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन का विकास हुआ इनका टाइम पर। अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो कृषि पे आधारित था। ठीक है, यानी कि इनका जो मेन अर्थव्यवस्था था वो कृषि पे आधारित था। साथ ही साथ इनको सपोर्ट मिलता किससे? व्यापार के ने भी विकास किया इनके यहाँ पे। ठीक है, व्यापार बढ़ा, उससे भी इनको अच्छा सहयोग हुआ विस्तार करने के लिए। साथ ही साथ अगर यहाँ की संस्कृति की बात करें तो साहित्य, विज्ञान और कला का विकास हुआ। यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ है ना, कला का भी विकास हुआ। ठीक है, अगर आप इसको आगे देखेंगे तो ये इसके बारे में आपको और चीज़ें भी पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, तो इस वजह से इनको स्वर्ण युग कहा जाता था। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन आता है रिलेटेड, कुछ भी क्वेश्चन आता है ना गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड, तो आप सब कुछ लिख सकते हैं। ओके, तो अब आता है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? कनिष्क और कुषाण साम्राज्य। तो कनिष्क की अगर बात करते हैं तो कनिष्क जो थे कुषाण वंश का एक महत्वपूर्ण शासक हुआ करता था। ठीक है, बहुत महान शासक में से एक आता था। उसने बौद्ध धर्म का समर्थन किया। ठीक है, अगर इसके कामों की बात करें तो सबसे मेन काम जो उन्होंने किया वो क्या था? बौद्ध धर्म का समर्थन करना, जो सबसे अच्छे कामों में काउंट होता है इनके। और उसका संबंध चौथी बौद्ध परिषद से था। ठीक है, इसका जो संबंध है किससे है? चौथी बौद्ध परिषद। यानी कि ये क्या हुआ करता था? बेसिकली ये ना क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से देखा जाए तो, अगर बाई चांस ऐसा कुछ पूछा जाता है, ऐसे रिलेटेड पूछा जाता है, तो आप बता सकते हैं कि चौथी बौद्ध परिषद का मतलब क्या है। तो ये जो था ये बौद्ध भिक्षुओं का एक प्रमुख सभा हुआ करता था। ठीक है, जो पहली शताब्दी ईस्वी यानी कि लगभग 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। कुंडलवन जो है वहाँ के एक जंगल का नाम है, एक वन का नाम है, तो वहाँ पे आयोजित की गई थी। और बेसिकली जो इसका प्रयोजन था, यानी इसमें अगर सपोर्ट करने की बात रही तो ये किसने किया था? कुषाण सम्राट कनिष्क ने, जिसकी बात हो रही है, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो ये कनिष्क ने जो था इसको सपोर्ट किया था। ठीक है,
और साथ ही साथ अगर इसके नेतृत्व की बात करें, यानी कि उसको लीड कौन करता था, तो वहाँ पे दो बड़े विद्वान थे। पहले कौन थे विद्वान थे? वसुमित्र, और दूसरे थे अश्वघोष। ठीक है, तो ये दोनों जो थे उस बेसिकली जो उस वो बौद्ध परिषद था उसको लीड किया करते थे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है व्यापार नेटवर्क और शहरीकरण। अब व्यापार नेटवर्क से पढ़ते समझ आता है ना, व्यापार यानी कि बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, यानी बिजनेस कैसे बढ़ा, छोटा बिजनेस कैसे बड़ा हुआ, इस टाइप से करके। और शहरीकरण, तो सबसे पहले क्या है, व्यापार ने गांवों, शहरों और विदेशी क्षेत्रों को आपस में जोड़ा। इससे आंतरिक और बाहरी व्यापार में वृद्धि हुई। बंदरगाहों और शहरी केंद्रों का विकास हुआ। व्यापार ने अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और विकास को बढ़ावा दिया। अब ये चीज़ समझते हैं पहले। तो बेसिकली क्या होता था ना कि जो पहले जो लोग थे, ज़्यादातर चीज़ें वो गाँव में बनाया करते थे। ठीक है, गाँव में पहले व्यापार की स्टार्टिंग गाँव से हुई, फिर धीरे धीरे करके शहरों का विकास हुआ। शहरों का विकास कैसे हुआ? जब वहाँ पे ज़्यादा काम धंधे हुए, जहाँ की ज़्यादा व्यापार में जो से ज़्यादा अच्छा हुआ, तो लोगों का वहाँ पे बसेरा होना स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे करके वहाँ पे लोग स्टेबल हो गए। ठीक है, फिर वहीं पे लोग रहने लगे, रहते रहते वहाँ भीड़ हुई। शहरीकरण की स्टार्टिंग कुछ इस तरह से हुई। फिर उसके बाद अगर बात करें तो नए शहर बने। ठीक है, व्यापार के कारण ही नए शहर बने, फिर रोजगार बढ़ा, अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। और अगर पोर्ट यानी कि बंदरगाह जो थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, बंदरगाह जो थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। शहरीकरण केंद्रों का विकास हुआ। पोर्ट का फ़ायदा क्या होता था कि उससे बनने से ना अर्बनाइजेशन में बहुत हेल्प मिला। अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण में बहुत हेल्प मिला। अब बंदरगाह के थ्रू एक और चीज़ आसान हुई कि विदेशी क्षेत्रों से भी आपस में विदेशी क्षेत्रों से भी जोड़ने का मौका मिला। क्या, किस लिए? व्यापार के लिए। बेसिकली क्या है कि एक तो इंटरनल व्यापार होता है, आंतरिक व्यापार, और एक होता है बाहरी यानी कि एक्सटर्नल। तो आंतरिक में क्या होता है कि आप अपने ही गांव, शहर या अपने देश के अंदर व्यापार कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह पर। बट वहीं पे जो विदेशी होता है यानी जो कि बाहरी व्यापार होता है, एक्सटर्नल, उसमें क्या होता है कि आप अपने देश से कोई सामान बना करके दूसरे देश भेज रहे हो और दूसरे देश के कोई सामान बना करके वो आपके देश भेज रहे हैं। ये क्या हो गया? एक्सटर्नल वो हो गया। ठीक है, बिजनेस यानी कि बाहरी व्यापार हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखें तो बाहर की कई सारी कंपनीज है ना जो इंडिया में है, और इंडिया में उनका अच्छा खासा काम चल रहा है, लेकिन उनका कनेक्शन क्या है? अपने देश से भी है और साथ के साथ अब यहाँ से भी है। राइट, सेम ऐसे ही इंडिया की कई सारी कंपनीज होंगी जो कि बाहर कंट्रीज़ में अपना बिजनेस ग्रो कर रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो कंपनी वहीं की है, बट क्या है, कनेक्शन बन गया। राइट, तो इसी को क्या बोलते हैं? व्यापार नेटवर्क और शहरीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे ये खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? हर्षवर्धन और कन्नौज का उत्कर्ष। ठीक है, तो इसमें क्या है, गुप्ता एम्पायर के बाद जो है ना हर्षवर्धन सामने आए। सबसे पहली बात तो ये है, जो गुप्ता वंश थे, गुप्ता एम्पायर था, वो जब खत्म हो गया ना उसके बाद हर्ष जो है वो का उदय हुआ, हर्षवर्धन का उदय हुआ। और कन्नौज का जो प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया। यानी कन्नौज क्या था? बेसिकली इनकी एक राजधानी बन गई, टाइप ऑफ दिल्ली। आज के टाइम पे अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली क्या है? पूरे भारत की राजधानी है। और क्यों है? क्योंकि सेंटर में है, और दूसरी चीज़ दिल्ली से जो है शासन चलाना इजी है। वहाँ पर सारे पॉलिटिक्स जो हैं, पॉलिटिकल फेम है या पॉलिटिकल चीज कनेक्शन जो है सारे वो दिल्ली में मेन चीज़ें हैं। तो यानी कि बेसिकली क्या है, दिल्ली एक केंद्र है। ठीक है, जहाँ से कि सारे देश को संभाला जाता है। तो सेम जैसे कि दिल्ली इंपॉर्टेंट है आज के टाइम, वैसे उनके टाइम पर कन्नौज बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। ठीक है, तो और क्यों इंपॉर्टेंट था? बिकॉज वो प्रमुख था राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र के लिए। ओके, तो अगर कन्नौज की राजधानी बनी और उनके समय की अगर बात करें तो सबसे पहला चीज़ क्या है कि प्रशासन मजबूत हुई। ठीक है, प्रशासन मजबूत हुई, साथ ही संस्कृति बढ़ी, धार्मिक जो सहिष्णुता थी वो देखने को मिली। यानी कि धार्मिक लोगों का भी बहुत विकास हुआ। अपने अपने धर्म को लेकर के लोगों ने अपना अपना अलग अलग मत दिया। ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स बने और उनका विकास हुआ। यानी कि इनका टाइम जो था वो भी सही चल रहा था।
देन नेक्स्ट देखते हैं दक्कन और तमिलकम में राज्य का गठन, राइट। ये आपका है 5th पॉइंट। तो अब साउथ इंडिया की बात करते हैं बेसिकली। तो यहाँ क्या हुआ था कि यहाँ धीरे धीरे छोटे राज्यों से ना बड़े राज्य बन गए, यानी कि क्षेत्रीय राज्यों का विस्तार हुआ, खेती और प्रशासन में सुधार हुआ, व्यापार ने राज्य के विकास में मदद करी। अब कैसे करी कि सबसे पहले जो था यहाँ छोटे छोटे राज्यों का विकास हुआ। कारण क्या था? कृषि विकास, व्यापार और प्रशासन। यानी कृषि विकास जब हुआ ना, एग्रीकल्चर जब अच्छा हुआ, तो उससे जो छोटे छोटे राज्य थे ना, उनको अच्छी आमदनी हुई, ठीक है। उसको उन्होंने अपने राज्य के लालन पालन में लगाया, ठीक है, और उससे और उनको ग्रोथ मिली, ठीक है, जिससे कि उनका विकास हुआ। व्यापार उनका दूसरा रीज़न था, क्योंकि जितना अच्छा ट्रेड बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, उतना ही उनको फ़ायदा पहुंचेगा। और सिंपल सी बात है, अगर शहरीकरण की भी बात करें तो वो भी व्यापार की वजह से बना है, राइट। और तीसरी चीज़ कि प्रशासन, वहाँ की जो प्रशासन थी वो बहुत अच्छी थी, ठीक है। यानी कि जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो अच्छा था, तो इससे जो था ना क्षेत्रीय शक्तियाँ मजबूत हुई बेसिकली। और उसी टाइम पे अगर बात करें तो क्षेत्रीय शक्तियों का विस्तार होने का रीज़न एक ये भी था कि उस टाइम पे छोटी छोटी शक्तियाँ थी, लाइक कि जो छोटे छोटे साम्राज्य हुआ करते थे, छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, उनका विस्तार हुआ। रीज़न क्या था? क्योंकि सेम ही टाइम पर जो थे ना बड़े बड़े पुराने जो साम्राज्य चल रहे थे, वो उनकी शक्तियाँ कमज़ोर हो रही थी, ओके। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है शुरुआती मध्यकालीन भारत की ओर बदलाव, ठीक है। ये 6th पॉइंट है। तो इस टॉपिक का मतलब ये है कि पुराने समय से एक नए राजनीति और सामाजिक समय में बदलाव, ठीक है। तो बड़े साम्राज्यों का पतन हुआ, ठीक है। अभी मैंने जस्ट आपको इससे पहले ये चीज़ बताई ना, तो ये आप याद रखिए कि उस टाइम पे क्या हुआ, शुरुआती मध्यकालीन भारत की ओर बदलाव का सबसे पहले बड़े साम्राज्य का पतन हुआ, साथ ही साथ क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। यानी कि बड़े साम्राज्य, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर देखें, मान लीजिए कि यहाँ का जो है एक किंग था, ठीक है। यहाँ का एक किंग था जो पहले इस सब पे राज करा करता था, लेकिन राज करता था बट क्या ये अकेला सब पूरे उसको संभाल पाएगा? तो इन्होंने क्या करा, उसको अलग अलग प्रांतों में बांट दिया। बेसिकली पहले ऐसा होता था, ठीक है। मान लीजिए कि इनके यहाँ पर कुछ हिस्से बन गए, ओके। अब ये क्या है कि अब इतना तो देख सकता है बट बाकी पूरा तो नहीं देख सकता। और उसी टाइम पे क्या हुआ कि बेशक इनके अंडर सब कुछ था, सारा कुछ इनके अंडर था, बट फिर भी इनकी तरह और भी बहुत सारी शक्तियाँ थी। तो जब हमले होने स्टार्ट हुए ना धीरे धीरे करके, तो कब बहुत टाइम तक तो ये टिके रहे। इवन अगर हम बात करें मुगल साम्राज्य, जो सबसे मजबूत साम्राज्य में से एक था, तो क्या हुआ कि धीरे धीरे जब बाहर की शक्तियों ने इन पे हमला करना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे करके कुछ लोगों ने लड़ाई करी, कुछ धीरे कमज़ोर पड़ गए, करते करते इनकी जो शक्तियाँ थी ना वो बहुत वीक हो गई। और क्योंकि जो पुराने बड़े राज्य थे उनका पतन हो रहा था, इसका मतलब कि ये धीरे धीरे गायब हो रहे थे। तो जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थी ना, क्षेत्रीय शक्तियाँ यानी जो छोटे छोटे इलाकों के राजा हुआ करते थे या फिर मालिक हुआ करते थे, उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठा करके अपने आप को लाइक राजा घोषित कर दिया, अपने आप को एक उपाधि दे दी, ठीक है। उसी टाइम की अगर बात करें तो जो सिख है, ठीक है, सिख राजाओं ने भी उस टाइम पे वहाँ पर जंग छेड़ दी, क्योंकि ऑलरेडी कमज़ोर था तो उस पर हमला करना ईजी था। और साथ ही साथ क्या है कि जो मराठे साम्राज्य थे उन्होंने भी उस टाइम पे जंग छेड़ी, यानी कि धीरे धीरे करके जो थे ना इस टाइप से और भी बहुत सारे अलग हो गए, यानी कि क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो गया, इसको कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्या, बदलाव क्या हुए। तो इससे बड़े साम्राज्य कमज़ोर हो गए, छोटे राज्य बने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था बढ़ गई, यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो थी उसमें अच्छा वो आया। तो आर्थिक और सामाजिक बदलाव में भारतीय समाज को बदल के रख दिया, धर्म और स्थानीय शासन का प्रभाव बढ़ गया, ओके। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, कृषि बस्तियाँ। कृषि बस्तियों का मतलब क्या है? सबसे पहले कि जो खेतीबाड़ी से रिलेटेड चीज़ें, खेती का विस्तार हुआ और गांव आर्थिक केंद्र बन गया। अब गांव आर्थिक केंद्र बनने का मतलब ये है कि जो राज्य का जो पूरा वो था ना, यानी कि पैसों वगैरह की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो किस पे निर्भर करती थी? खेती पर, ओके। ज़मीन से मिलने वाले राजस्व से प्रशासन चलता था, अभी मैंने आपको जस्ट इससे ऊपर बताया,
ठीक है, खेती पे निर्भर थी वो। गांव के जो जीवन थे, गांव के जीवन ने समाज और अर्थव्यवस्था को आकार दिया, ठीक है, यानी कि गांव के जीवन की वजह से ही समाज और अर्थव्यवस्था जो है वो सुधर पाई बेसिकली, यानी कि कह सकते हैं कि गांव जो था वो आर्थिक जीवन का केंद्र बन गया। क्योंकि वहीं की बात करें तो जो कृषि था उसी से लोग मतलब कि बड़ी खेती करते थे उसी में, ठीक है, गांव बढ़े, साथ ही साथ क्या हुआ, ज़मीन के जो टैक्स ले जाते थे ना उससे ही इनका प्रशासन चलता था। देन नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मूर्तिकला और वास्तुकला। तो यहाँ क्या है, मंदिरों, मूर्तियों और स्मारकों का विकास हुआ। कला में धर्म और संस्कृति की झलक मिलती है। गुप्त काल ने कला के विकास में बड़ा योगदान दिया था। यानी मंदिरों, मूर्तियों और स्मारकों का विकास हुआ, मतलब क्या है कि उस टाइम पे बेसिकली जो मंदिर थे ना वो मंदिरों का बहुत अच्छा विकास हुआ, यानी मंदिर, बहुत सारे मंदिर बने, मूर्तियाँ बनी, ठीक है, कला विकसित हुई। इवन अगर आप पुराने मंदिरों में जाओगे तो वहाँ आपको दिखेंगी कि उनके दीवारों पे नक्काशियाँ होती हैं, ठीक है, चित्र बने रहते हैं या फिर मूर्तियाँ बनी रहती हैं पत्थरों को काट काट करके। तो ये इस चीज़ के बारे में बात हो रही है। साथ ही साथ कला और धर्म संस्कृति की झलक मिलती है। कला, धर्म, संस्कृति का मतलब क्या है कि हर एक स्टेट, इवन देखें आज के टाइम पे इंडिया में, तो हर एक स्टेट का अपना अपना धर्म है, ठीक है, हर स्टेट का अपनी अपनी कला है, अपनी अपनी लाइक एक वो है, स्पेशलिटी है, राइट। तो पेंटिंग्स हो गए या फिर उनके कल्चर हो गए, तो इसमें हमें पता चलता है कि उनकी संस्कृति कैसी है, राइट। गुप्त काल ने कला के विकास में बड़ा योगदान दिया। तो गुप्त काल ने क्या करा, गुप्त काल के टाइम पे कला का बहुत अच्छा योगदान, कला को बहुत बढ़ावा मिला था, इसीलिए इनको स्वर्ण युग कहा जाता है। अभी सबसे ऊपर हमने ये पढ़ा है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो आता है टॉपिक वो है शुरुआती भारत में धर्म। तो प्रमुख परंपराओं की अगर बात करें तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये शामिल थे, ठीक है। धर्म ने समाज, शिक्षा और संस्कृति को आकार दिया। तो बेसिकली क्या था ना कि उस टाइम हिंदुज्म, बुद्धिज्म और जो जैनिज्म था, तो इसका प्रभाव समाज पर, शिक्षा और संस्कृति के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। बेसिकली जो धर्म है वो हमें ये सिखाती है कि समाज में समान रहना है, ओके, बिना किसी भेदभाव के सबकी रिस्पेक्ट करनी है। तो इन धर्मों के अंदर ना आपको सेम ज्ञान मिलेंगे, ठीक है। साथ ही साथ कला, शिक्षा और संस्कृति का भी विकास हुआ। और अब आता है हमारा फाइनल और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, ठीक है, विज्ञान, तकनीक और साहित्य। अब विज्ञान क्या है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, तकनीक, साहित्य। तो प्राचीन भारत में जो गणित, खगोल विज्ञान और साहित्य का विकास हुआ, बेसिकली शिक्षा के केंद्रों ने ज्ञान और बौद्धिक विकास को संयोज कर रखा। तो बेसिकली यहाँ का मतलब क्या है कि जो भारत में है ना उस समय पे गणित, खगोल विद्या और साहित्य का विकास हुआ, ठीक है, उसमें प्रगति हुई। ज्ञान को संरक्षित रखने के लिए शिक्षा केंद्र विकसित हुआ। यानी कि जैसे कॉलेजेस होते हैं ना आज के टाइम पे, कॉलेज का क्या काम है, बेसिकली यही कि स्टूडेंट्स आते हैं, उनको अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, उनको कैपेबल बनाना ताकि वो अपने फ्यूचर के लिए रेडी हो सकें। तो सेम ही चीज़ क्या थी ना उस टाइम पे, शिक्षा केंद्र जो थे उनका विकास हुआ और वहाँ पे इवन जो बौद्धिक ज्ञान थे वो भी दिए जाते थे। तो चलिए आपका यहाँ पर ये पूरा सिलेबस कवर होता है। बेसिकली जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके यहाँ इसमें से निकल जाएंगे, ठीक है। कुछ नहीं अगर आपको समझ आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं एनी टाइम, मैं आपका जो कमेंट्स होंगे उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या मुझे कुछ अलग करना चाहिए अपने वीडियो में, आपको अच्छे समझ आए उसके लिए, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, ठीक है, अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। सो फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप गोइंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।